दोस्तों, एक देश जिसके पास तेल नहीं, नेचुरल रिसोर्स नहीं, यहाँ तक कि पानी की कमी, ना चाइना जैसी आर्मी, ना इंडिया जैसी बड़ी ताकत, और फिर भी उसके बाद ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. Israel is known as the startup nation because of all the successful tech companies it has hatched. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. और सबसे शॉकिंग बात, पिछले 50 साल में इस देश ने 6 से ज्यादा युद्ध लड़े, लेकिन इसने कभी भी हार नहीं मानी। Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! एक समय था जब 5 देशों ने मिलके अकेले इस देश पे हमला किया था, लेकिन फिर भी ये देश कभी खत्म नहीं हुआ और इसने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि उल्टा और भी बड़ा और बहुत ही ज्यादा स्टार्टअप नेशन बन गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे इजराइल ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई और इंडिया आने वाले टाइम में इजराइल से क्या क्या चीजें सीख सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में 3 ऐसे लेसन है जो आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक। अगर आपको जियोपॉलिटिक, बिजनेस, केस स्टडी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पसंद है तो इस चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कहानी की शुरुआत होती है 14 मई 1948 को। ये वो दिन था जब इजराइल को इतिहास में आजादी मिली, और अगले ही दिन उस पे एक नहीं बल्कि 5 देशों ने एक साथ मिलकर हमला किया। Thousands of tanks from Egypt, Jordan, Syria surrounded the Israeli. अब आप सोचो, एक बहुत ही नया देश, रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी और वेपन बहुत पुराने थे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्थिति बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती और दुनिया को लगा कि ये देश बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इजराइल ने एक साथ मिलकर 5 देशों को हरा दिया, और बस हराया ही नहीं बल्कि उनके बहुत सारे टेरिटरी पे कब्जा कर ली। अब आप सोचो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, और यहीं से शुरू होती है इजराइल की सबसे बड़ी हथियार की कहानी। स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, इनोवेशन और प्रेशर में। दोस्तों, युद्ध के बीच में एक ऐसा टाइम आया जब इजराइल की बॉम्ब आर्टिलरी बहुत ही ज्यादा कम पड़ने लगी, और तभी इजराइल ने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया और इजराइल के सैनिकों ने एक अजीब सी चीज और वेपन को बना दिया, और वो वेपन था सोडा ग्लास की बोतल। वो उन्हें बहुत ही ऊंचाई से उस टाइम में गिराना स्टार्ट करते हैं, और गिरने के बाद ऐसी आवाज आती है मानो बहुत बड़ा बम फट गया हो। इससे पूरा इलाका पैनिक हो जाता है और दुश्मन घबरा के भाग जाते हैं। दुश्मन को लगने लगता है कि उनके पास बहुत भारी हथियार है, वो उन पे परमाणु बम गिरा देंगे। दुश्मन के सैनिक कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंडीशन कमजोर होने के कारण वहाँ से सेना भागती है। और इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, कभी कभी युद्ध हथियार से नहीं बल्कि परसेप्शन से भी जीते जा सकते हैं। और चीजें यहीं पे नहीं रुकी, फिर आया 1967। इजिप्ट, इराक, सीरिया, जॉर्डन सब मिलके एक साथ फिर से हमला करते हैं, और इस बार इजराइल ने वो काम किया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और इतनी ज्यादा जानकारी निकाली कि दुश्मन के पायलट को पता भी नहीं चला और उनके एयरबेस पे स्ट्राइक हो गया। और यहीं से इजराइल की एक बहुत बड़ी ताकत सामने आती है, जो कि है बहुत इंटेलिजेंस सिस्टम का। और दुनिया में उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस एजेंसी है मोसाद, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से काम करती है। Mossad, one of the most effective secret services in the world. The Mossad plays an indispensable part in Israel's security strategy. Its job to prevent another Holocaust, whether rightly or wrongly, enlarges its myth and thereby helps to protect Israel. और मैं आपको एक मोसाद की कहानी सुनाता हूँ। धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग और दोस्ती बना ली। उसने वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट बनाया और धीरे धीरे उनका दिल जीत लिया, और फिर उसके बाद वहाँ की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस जानकारी निकाली। अब आप ये सोचो, इजराइल को हमला करने से पहले एनिमी की पोजीशन पता थी, और सारी जानकारी रखने के बाद इजराइल ने पिन पॉइंट पे हमला किया। ये स्टोरी आपको स्पाई फिल्म की जैसे लगेगी। इजराइल ने उस टाइम ऐसा हमला किया कि दुश्मन उस पर रिएक्ट नहीं कर पाई। यही एक रीजन है कि इजराइल हर एक हमला पहले से प्री अटेम्प्ट करता है,
ताकि दुश्मन को टाइम ना मिले कि वो उन पे रिएक्ट कर पाए। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात कहेंगे, ठीक है डिफेंस का तो हो गया, लेकिन वॉर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इजराइल इतना ज्यादा पैसा कहां से लाता है। इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है डोनेशन और एड से, पर दोस्तों एड तो कई देशों को मिलता है और अफ्रीका एड के कारण बर्बाद हुआ है। फिर भी आप सोचो इजराइल एड के साथ कैसे ऊपर आया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है मनी का नहीं बल्कि माइंडसेट का। इजराइल का माइंडसेट और सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने एजुकेशन, R&D और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर खर्च करता है। इस देश के पास तेल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग को तेल बना दिया है। इजराइल ने कहा हमारे पास लोग कम है तो हर नागरिक को हाई स्किल बनना चाहिए, और इसी माइंडसेट ने इजराइल को बहुत ही ज्यादा आगे लेके गया। वहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसीलिए वहाँ के इंजीनियर ने ड्रिप इरिगेशन बनाया। डिफेंस में भी उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाया। हेल्थ केयर, मेडिकल टेक इजराइल के बैकबोन बन चुके थे, और मॉडर्न टेक में ग्लोबल लेवल की कंपनीज इजराइल की बन चुकी है। तो दोस्तों अगर किसी देश के पास रिसोर्स बहुत ही कम है तो उनके पास एक रिसोर्स बचता है, वो भी है ह्यूमन कैपिटल का, और इजराइल ने अपने ह्यूमन कैपिटल का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और लगभग 1 मिलियन लोग उसी टाइम माइग्रेट होकर इजराइल पहुंचते हैं, ये कोई नॉर्मल माइग्रेशन नहीं था। इनमें बहुत सारे टॉप क्लास इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, वॉर के कारण कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ रिस्क को रेडी नहीं था। तो इजराइल ने क्या किया, एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 1993 में इजराइल ने लॉन्च किया यजमा फंड, एक सरकारी सिस्टम जिसने BC इकोसिस्टम को वहाँ पे इंटीग्रेट किया। बहुत ही सिंपल मॉडल था, यहाँ पे इन्वेस्टर को 60% लगाना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसके बदले लगाएगी 40%। और सबसे बड़ी बात, अगर स्टार्टअप सफल हुआ तो कुछ साल के बाद इन्वेस्टर गवर्नमेंट के शेयर को खरीद सकता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम बना के रिस्क को बहुत ही ज्यादा कम किया और इन्वेस्टर को एक रीजन दे दिया कि वो यहाँ पे आके बिजनेस करे। हजारों स्टार्टअप की यहाँ पे फंडिंग स्टार्ट हुई और बहुत सारे स्टार्टअप इजराइल में मूव करके शिफ्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों इस कहानी से 3 लेसन हमें सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1, जियोपॉलिटिक्स पावर रिस्पेक्ट करती है। पहले खुद आप स्ट्रांग बनो, उसके बाद एलाइज बनाओ, और जब आप वैल्यूएबल बन जाते हो तो दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। और लेसन 2, ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा एसेट होता है। रिसोर्स की कमी लोगों में बहुत सारी स्किल दे देती है, और एजुकेशन को कभी भी कॉस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। और लेसन 3, कभी भी लेवरेज बनना सीखो। इजराइल ने लेवरेज बनाया इनोवेशन, R&D और हाई स्किल टैलेंट। इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, लेकिन इंडिया अपने टैलेंट को कभी लेवरेज नहीं कर पाता। जब भी आप अपने टैलेंट को लेवरेज करोगे तो सर्विस नहीं बल्कि इनोवेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी जियोपॉलिटिक्स, बिजनेस और केस स्टडी जैसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।